Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 9th science chapter 1 matter in our surroundings. So guys, in this chapter we will discuss about the matters. Guys, as we look up at our surroundings, अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग साइज़ेस की होती हैं, जो अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग टेक्सचर्स की होती हैं। हमारा जो यूनिवर्स है बहुत सारी चीज़ों से मिल कर के बना हुआ, बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट है हमारे इस यूनिवर्स में, और साइंटिस्ट ने इस मटेरियल को क्या नाम दिया है? मैटर। साइंटिस्ट लोग इसे मैटर बोलते हैं, तो साइंस की लैंग्वेज में हम लोग इसे मैटर बोलेंगे। तो जैसे हम लोग जो एयर लेते हैं, जो एयर ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सब क्या है? मैटर हैं। तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने जो यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनके पास उनका वॉल्यूम भी होता है, हर चीज़ का एक वॉल्यूम होता है और मास भी होता है। जो हमारे पुराने ह्यूमन बींग्स थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने जो ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सराउंडिंग्स, उन्होंने अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास को समझने की कोशिश की। और हमारे जो भारतीय फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने मैटर को पांच एलिमेंट्स में, 5 बेसिक एलिमेंट्स में उनको क्लासीफाई किया है और उनका नाम दिया है पंचतत्व। आपने हिंदी में भी सुना होगा पंचतत्व, जिसमें आता है आपका एयर यानी हवा, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पंच तत्व हैं। इसी तरीके से जो ग्रीक फिलोसफर्स हुए हैं उन्होंने भी इसको पंच तत्व में ही, 5 बेसिक एलिमेंट्स में ही क्लासीफाई किया है हमारे मैटर को। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। जो आजकल के आधुनिक साइंटिस्ट हैं इन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है 2 तरीके से, और वो 2 तरीका है, पहला फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और दूसरा केमिकल नेचर के बेसिस पे। अब फिज़िकल और केमिकल समझो क्या होता है। फिज़िकल जैसे आपकी बॉडी है, फिज़िकल अपीयरेंस, जो बाहर से जो कुछ भी दिख रहा है, जैसा है कलर, टेक्सचर जो भी है, हम इसको टच कर सकते हैं। तो फिज़िकल और केमिकल में क्या डिफरेंस होता है कि फ़िज़िकल में आ जाता है कि जैसे कोई बॉडी है हमारी, जैसे बॉडी है बाहर से कैसी देखने में दिख रही है तो वो फिज़िकल नेचर में आ जाता है। जैसे बॉडी का अपीयरेंस कैसा है, कैसा कलर है, कैसा टेक्सचर है, तो वो फिज़िकल अपीयरेंस में आ जाता है। और बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है? वो केमिकल नेचर के अंतर्गत आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिज़िकल नेचर पढ़ते हैं मैटर का जो फिज़िकल मतलब फिज़िकल नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला फिज़िकल नेचर ये है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनते हैं। तो काफ़ी सालों पहले दो लोगों का जैसे गुट होता है ना, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, 2 तरीके के थॉट प्रिवेल्ड थे। एक जो गुट था उसका मानना ये था कि मैटर क्या है? मैटर इज़ लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ वुड की तरह है, मतलब कि एक पूरा एक कंटिन्यूस है। जबकि दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था उसका मानना था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 थॉट्स प्रिवेल्ड थे उस टाइम पे। लेट अस परफॉर्म। अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैटर का नेचर कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है कि पर्टिकुलेट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे कि हम लोग एक 100 ml का बीकर लेंगे। ठीक है, उस 100 ml के बीकर को हाफ फिल कर देंगे वाटर से, और मार्क कर देंगे उसके वाटर के लेवल को। जैसे ये बीकर लिया है, इस बीकर को क्या है, आधा पानी से भर दिया है और उस पर मार्क लगा दिया है कि पानी का लेवल जहाँ तक है वहाँ पे उसको मार्क लगा दिया। अब उसमें क्या है, सॉल्ट डाला। सॉल्ट डालने के बाद अब हम बीकर को मेज़र करेंगे कि पानी का लेवल हाई हुआ है सॉल्ट डालने के बाद कि उतना का उतना ही है। तो हमें बाद में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पानी का लेवल तो उतना ही का उतना ही है। लेवल क्यों नहीं बढ़ा? लेवल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस थे, है ना।
उन स्पेस में जाकर के सॉल्ट के पार्टिकल्स फंस गए। ठीक है, तो सॉल्ट के पार्टिकल फंस गए, तो इस तरीके से सॉल्ट जो है पानी में डिज़ोल्व हो गया। जो भी सॉल्ट या शुगर जो भी था स्पून में, वो पानी में जाकर के डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज सो व्हेन वी डिज़ोल्व द सॉल्ट इन द वाटर, जब पानी में हम सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं उनमें जाकर के फिट हो जाते हैं और इस तरीके से पानी में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है। तो हमें समझ में आता है कि ये क्या है, ये पार्टिकल से मिल करके बना होता है मैटर। नाउ हाउ स्मॉल आर दीज सॉरी हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं या कितने छोटे होते हैं। अब इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है कि टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको डिसॉल्व कर देना है 100 ml ऑफ वाटर में। देखिए, पहले हम एक बीकर लेंगे, इस बीकर 100 ml का बीकर लिया, उसमें मतलब 100 ml पानी फिल किया और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वीक उसमें हम लोग 100 ml के बीकर में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स कुछ डाल देते हैं और बाकी के जो बीकर्स हैं वो कितने 90 ml के लेंगे। ठीक है, 90 ml के हम लोग बाकी के बीकर्स लेंगे और जो पहला वाला बीकर होगा वो 100 ml का होगा, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डिज़ोल्व हो गया। अब उसमें से जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट डिज़ोल्व है इसमें से 10 ml लेंगे और 90 ml वाले बीकर में डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें डिज़ोल्व किया और फिर 90 ml इस 90 ml वाले में 10 ml इसमें से निकाल के 90 ml वाले में डाल दिया, ऐसे ही इसमें से निकाल करके 10 ml इसमें डाल दिया। तो लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि पहला वाला जो बीकर था उसमें पोटेशियम परमैंगनेट जब डिज़ोल्व किया था तो कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क था, धीरे धीरे लाइट होता गया हर बीकर में, और जो लास्ट वाला बीकर था उसमें कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, बहुत ज़्यादा हल्का कलर हुआ। ये कैसे हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है, इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, estimating how small are these particles of matter when every dilutions through the color becomes light, it is still visible। तो हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि जब इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो हैं डिज़ोल्व हो गए थे और जब हम हर ट्रांसफ़र में जितने बार हम लोगों ने इसमें ट्रांसफ़र किया तो पार्टिकल्स जो हैं डिवाइड होते गए यानी और छोटे होते गए, आपस में टूटते गए। जैसे ये है, ये ब्रेक हो गया 2 में, ये और ब्रेक हुआ 3 में, तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड होते चले गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट को 100 ml के वाटर में डिज़ोल्व किया था तो उस समय क्या था कि उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसमें पार्टिकल्स जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे, कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम हर ट्रांसफ़र पे वो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स डिवाइड होते चले जाते हैं और छोटे होते चले जाते हैं और छोटे होते चले जाते हैं। फाइनली एक स्टेज आता है जहाँ पे वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, मतलब अपनी स्मॉल स्टेज में पहुँच जाते हैं। ए स्टेज व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे पार्टिकल्स डिवाइड नहीं होते हैं, वो लास्ट स्टेज होती है पार्टिकल्स के डिवाइड होने की। ठीक है, तो द सेम एक्टिविटी, इस तरीके की एक्टिविटी ही हम लोग डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं। डिटॉल के केस में भी हम लोग देखेंगे कि जो पहले वाले बीकर में बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आ रही होगी डिटॉल की, जो लास्ट वाला बीकर होगा उसमें कम होती चली जाएगी। तो यानी हमें ये पता चलता है कि मैटर जो है कंटिन्यूसली, मतलब पार्टिकल्स जो हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते चले जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड होते हैं, हम नेक्ड आई से उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है जो जैसे हमने वो सॉल्ट वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसी स्पेस में जाकर के ही तो सॉल्ट के पार्टिकल्स फिट हुए थे।
इसी तरीके से हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट और डेटॉल के केस में भी देखा कि वो पार्टिकल्स जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, लेमोनेड, हम नींबू पानी या चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाते हैं, उसी तरीके से जो मैटर गेट इनटू पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस, मतलब एक तरीके के जो मैटर का पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाकर के फिट हो जाते हैं, एक जगह जो होती है वहाँ पे जाकर के अपने आप को फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस, यानी उनके बीच में स्पेस होती है तभी तो जाकर के पार्टिकल्स अपनी जगह बनाते हैं, वहाँ जाकर के फिट होते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। चलिए अब हम इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो एक अगरबत्ती ले लेते हैं, उस अगरबत्ती को जलाना नहीं है, उसको एक रूम के कॉर्नर में रख देना है। आप जब उस अगरबत्ती के पास में जाएंगे तब तो पास से तो वो फ्रेग्रेंस देगी, खुशबू आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे वो फ्रेग्रेंस आपको नहीं सुनाई देगी। लेकिन जब हम उस अगरबत्ती को लेट करते हैं, जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी उसमें वो फ्रेग्रेंस जो है दूर दूर तक हम लोगों के पास, अब हम दूर से बैठ करके भी उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जबकि जब उसे जलाया नहीं था उस टाइम पर वो फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। उसके बाद और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट हैं जिन्हें आप अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे आप 2 बीकर ले लीजिए पानी के, उनमें एक में इंक डाल करके देखिए, एक में हनी डाल के देखिए कौन सा पहले डिज़ोल्व होता है। सिमिलरली और भी कई सारे इसमें दिए गए हैं। कॉपर सल्फेट का एक पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल फिर से दिया गया है। एक केस में क्या करना है, हॉट वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को डालना है, दूसरा कोल्ड वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को डालना है, और फिर देखना है कि कौन से में पहले डिज़ोल्व होता है और किस में जाकर के सेटल डाउन हो जाता है नीचे, मतलब अब क्या नीचे जाकर के बैठ जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, किस में डिसोल्यूशन यानी फास्टर डिज़ोल्व होता है, ये देखना है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद अपने घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, तो ये जो हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट ऊपर हमने किए हैं और जो रिमेनिंग आपने करने हैं बाद में, अपने जो हनी वनी का है वो आप खुद कर लेना। तो उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं इन एक्सपेरिमेंट में, लास्ट में हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स की वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब कि दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल द उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स जो हैं फास्टर मूव करने लगते हैं। टेम्परेचर राइज होने पे जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाती हैं। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर राइज करने पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, पार्टिकल्स फास्टर मूव करने लगते हैं। तो अबव 3 एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें वो एक फंस जाते हैं, अपने आप को इंटरमिक्स कर लेते हैं ऑन विद ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोगों को रिजोल्यूशन या हम लोग वो सोल्यूशन देख पाते हैं। तो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा कैसे कर पाते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में अपने आप को फिट कर लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट, और इसी इंटरमिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं, जब 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में फिट हो जाते हैं, स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डिफ्यूज़न। This intermixing of particles of 2 different types of matters on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion become, जब heating के टाइम पे क्या होता है, diffusion faster हो जाता है। Now next is particles of matter attract each other. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को, अब मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। देखिए
प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। 4 ग्रुप्स बनाने हैं ह्यूमन चेन्स के, ठीक है। जो पहला ग्रुप होगा वो अपने आप को किस तरीके से, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है उस तरीके से पहले ग्रुप के जो बच्चे हैं एक दूसरे को बैक एंड लॉक आर्म्स, जैसे बिहू डांसर्स करते हैं, इस तरीके से अपने आप को चिपका लेंगे, होल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। जो सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या करना है, उनको सिर्फ एक हाथों में हाथ पकड़ करके चेन बनानी है, सिर्फ हाथ, एक बच्चे का हाथ दूसरे बच्चे के हाथ में होगा और इस तरीके से चेन बनाएंगे। थर्ड ग्रुप जो होगा स्टूडेंट्स का, वो क्या करेगा, वो भी चेन बनाएगा, लेकिन उसने क्या करना है, बाय टचिंग ईच अदर ऑन फिंगर टिप से सिर्फ एक दूसरे को टच करना है, जो फिंगर की टिप होती है उससे टच करना है और इस तरीके से चेन बनाना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड। अब जो फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स जो होंगे उनका क्या काम होगा, उनको दौड़ना है, शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक, उनको दौड़ दौड़ के इन ह्यूमन चेन्स को ब्रेक करना है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस चेन को ब्रेक करना उन बच्चों के लिए ईजी होगा और किस चेन को ब्रेक करना उन बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, जो पहला ग्रुप था उसको ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उन लोगों ने एक दूसरे को कमर से होल्ड करके रखा हुआ है बहुत टाइटली, जबकि दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने हाथों से चेन बना रखी है, तो थोड़ा कम डिफ़िकल्ट होगा लेकिन थोड़ा कम। और जो लास्ट वाला है जिसने सिर्फ फिंगर टिप से एक दूसरे को टच कर रखा है, उनको तोड़ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो आप देख सकते, तो ये जो बच्चे हैं इनको आप पार्टिकल्स कंसीडर करिए और देखिए कि पहले ग्रुप में पार्टिकल्स ने एक दूसरे को कितना टाइटली होल्ड किया था। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें, इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन इन विच द ग्रुप द पार्टिकल्स होल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। फर्स्ट ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स था, काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ बच्चों ने यानी पार्टिकल्स ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने एक आयरन नेल लेनी है, यानी कि एक कील लेनी है लोहे की, एक चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। अब इनको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको, अब आयरन नेल को कैसे तोड़ेंगे, उसको तोड़ने के लिए आपको हैमर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत मेहनत लगेगी, शायद वो आपसे टूटे भी ना। और पीस ऑफ चॉक को तोड़ने के लिए आपको कम मेहनत लगेगी और रबर बैंड को काटने के लिए सिर्फ एक कैंची काफ़ी है। आप हाथों से भी उसको तोड़ सकते हो, बहुत ईजी स्ट्रेच करके वो टूट जाएगी। तो यानी थर्ड जो रबर बैंड है उसको तोड़ना काफ़ी इजी था, चॉक को थोड़ा सा, लेकिन वो भी इजी था, लेकिन आयरन नेल को तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यानी आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखा था विद ग्रेटर फोर्स। In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with a greater force? Obviously iron nail. आयरन नेल के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपने आप को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था, इसलिए उनको तोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जबकि चॉक और रबर बैंड को तोड़ना ईजी था। एक और एक्टिविटी दी गई है, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। पानी की टैप को खोलो, उसमें से पानी निकलता है, उस पानी को अपनी फिंगर से काटने की कोशिश करो। जो स्ट्रीम ऑफ वाटर जो निकल रहा है कंटिन्यूसली, उस फ्लो को काटने की कोशिश करो। आप उसको नहीं काट पाओगे। क्यों नहीं काट पाओगे? क्योंकि वो इतनी फोर्स के साथ निकल रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किए हुए हैं, फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया हुआ है कि आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। तो जो हमने ये तीनों एक्टिविटीज़ की, एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.8, तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या समझते हैं, इनसे हमें यह समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो उन पे फोर्स एक्ट करता है, मतलब कि उनके बीच में फोर्स होता है, तभी तो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं टाइटली। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, ये फोर्स जो है पार्टिकल्स को एक साथ टुगेदर रखने के लिए ज़रूरी होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है अलग अलग मैटर में, अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग होती है। किसी में स्ट्रेंथ इस फोर्स की ज़्यादा होती है और किसी में से स्ट्रेंथ कम होती है। जैसे आयरन के केस में फोर्स जो था उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी
और चॉक और रबर बैंड के केस में ये जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो फोर्स अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चन आंसर्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको दे दूँगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस चैप्टर को मैं 4 या 5 वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी और हर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। Guys, I have done a lot of hard work on this video, so please like, share and subscribe my video. And if you have any queries or any doubt related to the videos, please do mention in the comment section below. And please don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.